जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का 27वां दिन है और आज का प्रश्न है मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर टिप्पणी लिखना है। आज के सभी कॉपी जमा हो चुके हैं और आइए हम सबको एवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे किन्होंने अच्छा लिखा है और कहाँ पे मिस्टेक हुई है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं निःशुल्क रूप से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। आइए हम आंसर देखते हैं। मौर्य कला 320 से 185 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य के तहत बनाई गई कला थी। ठीक है, यह एक शाही कला थी। अच्छा, यहाँ या पूर्णतः शाही कला तो नहीं बोल सकते ना, शाही कला के साथ लोक कला का मिश्रण थी। तो यहाँ सिर्फ शाही कला करना थोड़ा पूरा सही नहीं होगा। हालांकि इसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं ना। एक डेवलप विकसित कला बोल सकते हैं कि यह एक विकसित कला थी जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद पूर्णतः एक तरह से डेवलप मिलती है, क्योंकि इससे पहले कोई भी कला दूसरी नहीं है जो कि इतनी विकसित थी। जिसका मौर्य विशेष रूप से अशोक ने समर्थन किया था। मौर्य वास्तुकला से देखिए यहाँ विशेष रूप से ठीक है कि अशोक ने दिया था, जिसमें उन्होंने अपना स्तंभ और स्तूप बनवाए थे, लेकिन जो राजप्रसाद था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो गुफा विहार थे वो अशोक और दशरथ दोनों ने बनवाए थे। तो ठीक है, इतना चलेगा। मौर्य वास्तुकला बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित थी। ठीक है, मुख्यतः बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थी। चलिए मौर्य काल की कला देखते हैं। इन्होंने दो पार्ट में भी बांटा हुआ है। एक दरबारी कला जो कि स्थापत्य कला का रूप माना जाता है, और दूसरा है लोक कला जो कि मूर्ति व मृदभांड कला माना जाता है। गुफा जो है मुख्यतः वो आपको दरबारी या स्थापत्य कला में ही आ जाता है। तो वो भी ठीक है, यहाँ से मार्क्स कटने कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ रख सकते हैं। लोक कला में मूर्ति कला और मृदभांड थे। दरबारी कला में स्तूप, स्तंभ और महल शामिल थे। इसमें जो है लोक कला चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान लकड़ी का महल बना है, यह कुम्हरार में स्थित है। अशोक के दौरान स्तंभ और शिलालेख बने हैं। ठीक है, स्तूप भी इसी के कारण दौरान बने थे। वैदिक काल में प्रचलित स्तूप बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप लोकप्रिय। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं क्या है। जैन व बौद्ध भिक्षु गुफाओं का रहने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे बराबर की गुफा। ये आजीविकों के लिए था मुख्यतः। बराबर की गुफा जो था ना, आजीविकों के लिए था मुख्यतः। और ये जो बनाया गया था यह मुख्य रूप से अशोक और दशरथ के द्वारा बनाया गया था, तो इसलिए इसे लोक कला न बन गया। स्थापत्य कला का जो कि राजप्रसाद के द्वारा या राजा के द्वारा जो बनवाया गया था, तो जो कि हम लोग दरबारी कला के रूप में जानते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं। इसका बाद मूर्तियों का उपयोग। मूर्तियों का उपयोग में देखेंगे स्तूपों के सजावट में यक्षिणी और यक्ष की मूर्ति मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि अत्यधिक चमकदार, और काले रंग के मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा है। उसके बाद वास्तुकला। अब देखिए यहाँ जो वास्तुकला है, एक तो इन्होंने यहाँ पे पहले दिखाया ये दरबारी कला, यही मुख्यतः वास्तुकला का ही रूप था। तो फिर से इन्होंने अलग से एक रिपीटेशन के जैसा हो गया, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये जो गुफा निर्माण है, तो फिर यहीं पे दिखाएंगे हम लोग गुफा निर्माण। अब वास्तुकला में सिर्फ गुफा निर्माण ही तो नहीं था, राजप्रसाद भी था, स्तंभ भी था, स्तूप भी था। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं दिखाएंगे, सबको समग्र रूप में थोड़ा सा दिखाएंगे। तो इनको थोड़ा सा समग्र करने में दिक्कत हुई है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। गुफा निर्माण में है जैन व बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रहने के स्थान के रूप में उपयोग किया गया था। लेकिन यहाँ दिखाएंगे कि निर्माण किसने कराया और किसके लिए कराया। ठीक है, आंतरिक दीवारें और सजावटी प्रवेश द्वार। ठीक है, ये जो है जैन व बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रहने के लिए स्थान के रूप में, ये मुख्यतः आजीविकों के लिए बनवाया गया था। आजीवक लोग इसमें रहते थे। बराबर की गुफाएं में कर्ण चौपाल, सुदामा गुफा, लोमस रिपी जो भी ठीक है, ये सारे थे। नागार्जुन की पहाड़िया, गोपी गुफा। उसका बाद स्तंभ में है सारनाथ व लौरिया, नंदनगढ़ स्तंभ चमकदार सुसंगठित स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। बलुआ पत्थर के बने हैं, एकास्म चट्टान बोलते हैं इसको। इसमें शीर्ष पर आमतौर पर बैल, शेर या हाथी की आकृति है। अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख पत्थर के समूह पर पाए जाते हैं।
स्तूप ईंटों द्वारा बनाया गया है। बलुआ पत्थर से बनी रेलिंग है। जातक कथाओं का अंकन भी किया गया है। सांची का स्तूप और भरत स्तूप भी है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन्होंने ठीक है डायग्राम नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन इन्होंने समग्रता नहीं दिखाई, चीज़ों का रिपोर्टेशन जैसा हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे, हाँ पहले तो मैं निष्कर्ष देखता हूँ, उसके बाद वहाँ चलेंगे। मौर्य की कला एक वास्तुकला का प्राचीन भारत के इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव था। मौर्य साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र में फैला था, इसलिए यह कला काफ़ी फैल गया और व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। ये डेवलप भी था। इसमें देखिए इन्होंने समग्र थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि यहाँ स्तंभ कला और स्तूप कला है, तो इनको एक और वास्तुकला जिसमें गुफा थे, ये तीनों को हम एक ही जैसे दिखाएंगे ना। यहाँ पे जो है दरबारी कला जो भी था ना, ये स्थापत्य कला का ही मुख्यतः रूप था। ठीक है, तो बस इन दिनों को रिलेट करके एक ही जगह लिखेंगे ताकि रिपीटेशन ना हो, और चाहे तो छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा भी लिखते हैं और डायग्राम छोटा सा दे देते हैं तो नहीं देते हैं तो मार्क्स कट जाता है, और देते हैं तो उतना ही में आपको मार्क्स बढ़ जाता है। हालांकि ये 8 मार्क्स का है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटा सा डायग्राम बनाते हैं तो आपको इम्प्रेशन ज़्यादा बनता है और ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो फाइनली इनकी कॉपी इवेलुएट हो गई है, और हम एक नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। इनको हम 5 मार्क्स दे देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी इनमें में लिखा है, क्वेश्चन तो सेम ही है सबके लिए। मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर टिप्पणी लिखना है। कला किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इस समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता और निरंतरता प्राप्त होती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इनका भूमिका जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। मौर्यकालीन कला को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मौर्य कला जो कि दरबारी कला या राजकीय कला है, इसी को हम स्थापत्य कला बोलते हैं। जो दरबारी कला या राजकीय कला है, यही स्थापत्य कला का रूप है। इसमें महल, स्तंभ और स्तूप आते हैं। इसमें स्थापत्य कला में ही गुफा भी आ जाते हैं, और लोक कला में मृदभांड और मूर्ति निर्माण आता है। इन्होंने एक चीज़ यहाँ छोड़ा हुआ है, गुफाएं, मृदभांड और मूर्ति कला। तो ये जो गुफा है ना, इसको ऊपर रख करके, और लोक कला में मृदभांड में ही हम मूर्ति को रख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। और मृदभांड ठीक है, क्योंकि गुफा देखिए एक स्थापत्य होता है, और जनरली ये राज प्रसाद के द्वारा ही बनवाया जाता है राजाओं के लिए। और जो मृदभांड है, और यहाँ पे आप देखेंगे मूर्ति है, तो ये जो मूर्तियाँ होंगी ना, ये आपको जन सम्मान स्वतंत्र कलाकारों द्वारा बनाई गई होंगी, जो कि लोक कला में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा पाटलिपुत्र स्थित कुम्हार से प्राप्त राजप्रसाद है। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये जब 38 मार्क्स में लिखेंगे तो इसको और हम डायमेंशन के साथ देंगे कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये इसका जो तुलना किनसे की गई है, तो इस टाइप का जो है लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे। इस राजप्रसाद से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सभा भवन में 80 पाषाण स्तंभ है। मौर्य काल में स्थापित अवशेष अशोक के समय प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में सर्वाधिक अवशेष अशोक के समय प्राप्त हुए। ठीक है, प्रमुख विशेषता देखते हैं इनकी। एकाश्म पत्थर से बना। आप बताइए, यहाँ इन्होंने दिया कि प्रमुख विशेषता, लेकिन किसका विशेषता? यहाँ पे आप स्तूप का दे रहे हैं, स्तंभ का दे रहे हैं, या फिर राजप्रसाद की विशेषता दे रहे हैं। ठीक है, आपने डायग्राम बनाया है, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा एक नाम दे कि आप स्तूप की विशेषता बता रहे हैं या असम के बारे में लिख रहे हैं, तो इम्प्रेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। एकाश्म पत्थर से बना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। असम और खास तरह के पॉलिश का प्रयोग। ठीक है, कंठ, चौकी, उल्टा कमल, मेखला, तना। ठीक है, एक डायग्राम बना दिया जाने के इनका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। निष्कर्ष, मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। इस काल में कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग रहा है, जिसके साथ आज भी हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इनमें क्या एक कमी रह गई है। पहली बात इन्होंने जो डिस्क्राइब किया नहीं बताया क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा, बहुत बड़ा लिख करके इन्होंने कॉपी भर दिया है, तो थोड़ा सा और राइटिंग को छोटा करना होगा। ये जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना में छोटा करके दिखाएंगे। और एक यहाँ पे हम स्तूप का भी डायग्राम बनाएंगे, छोटा स्तूप के बारे में लिखेंगे, और एक स्तूप के लिए बारे में ही अगर हम दिखा देते हैं तो क्या होगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा और आप 6-7 मार्क्स भी यहाँ ले सकते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है,
तो इसलिए इनको भी एवरेज 5 मार्क्स मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टिप्पणी जो है ना, इनका वर्ड टिप्पणी कुछ करके हो गया है, पॉज और आड़ा जैसा हो गया है। मौर्य काल की कला और वास्तुकला। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप वर्तनी मिस्टेक करेंगे तो फिर मार्क्स भूल जाइए, 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। मौर्यों का शासनकाल हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण काल है। अशोक काल में कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी और दरबारी कला की शैली के अंतर्गत आती थी। देखिए वास्तुकला दरबारी कला में आ जाएगा, और नॉर्मल जो कला है वो दरबारी के साथ साथ लोक कला में भी आएगा। इन्होंने फ्लो चार्ट भी कोई नहीं बनाया है, बस डायरेक्ट लिखते हैं कहानी के जैसा, तो एवरेज मार्क्स 2-3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है इसके लिए। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म प्रचारकों ने विशिष्ट मूर्तिकला स्थापत्य शैली के निर्माण में बढ़ावा दिया। अब यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने कोई ऐसा विशिष्ट मूर्ति नहीं मिला है जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारकों के द्वारा बनाया गया है। यह जो है मुख्यतः आप देखेंगे तो स्तूप जो है राजा के द्वारा बनवाया गया है, और राजा जो है प्रचार मुख्यतः नहीं करता था, अपने आदमी द्वारा करवाता था, या संतों के द्वारा जो है ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। तो ये सेंटेंस 50-50 में है, ना तो गलत है ना तो सही है। चलिए शैली में बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य सिर्फ अपने शानदार, अब ये क्या लिखे हैं पता नहीं चल रहा है, के लिए ही नहीं जाना जाता। यह कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में अपने असाधारण विस्तार के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ साहित्य जोड़ना जरूरी नहीं था, क्योंकि आपको 8 नंबर में लिखना, तो ज़्यादा विस्तार नहीं दे सकते हैं। मौर्य काल के दौरान कला ने कई रूप धारण किए। सारनाथ स्थित स्तंभ, मतलब डायरेक्ट आप चले गए कहाँ, कई रूप धारण किए। सारनाथ स्थित स्तंभ मतलब कोई यहाँ तारतम्यता ही नहीं है एक दूसरे से। मौर्य काल में स्तंभ विशेष महत्व मिला है। मौर्य काल में स्तंभ विशेष महत्व मिला है। ये सेंटेंस आप पढ़ के देखिए, सेंटेंस ये कोई अप्रोप्रिएट सेंटेंस है ही नहीं, ये गलत सेंटेंस है। मौर्य काल में स्तंभ विशेष महत्व मिला है मतलब क्या, अशोक के काल में 2 प्रकार के स्तंभों का उल्लेख मिलता है, स्मारक स्तंभ, स्वतंत्र स्तंभ। अब यहाँ जो है मुख्यतः स्मारक या स्तंभ ये थे या स्तंभ ही। अब अशोक के डिवाइड ना करके आप अशोक के यहाँ 8 नंबर का है तो भाई आप स्तूप दिखाओ, स्तंभ दिखाओ, स्तूप स्तंभ, फिर गुफा विहार दिखा दो, इसके बाद लोक कला में आप मूर्ति दिखा दो। तो ये सब दिखाने के बदले आप अंदर जाकर डिवाइड करें। यार ये 38 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको यहाँ एवरेज मार्किंग 2-3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बिहार, गुफाओं को काट कर बिहार स्थापत्य के प्रारंभ का श्रेय अशोक को जाता है। अशोक ने गया में बराबर की पहाड़ियों में बिहारों का निर्माण कराया। इन बिहारों की समान विशेषता है कि सक्रिय प्रवेश द्वार। मौर्यकालीन मूर्तिकला में मूर्तिकला को भी पर्याप्त साक्ष्य, ठीक है, पर्याप्त गलत है, साक्ष्य मिलते हैं। राजकीय गलत है। मूर्तियों को देखें तो इसके साक्ष्य, मतलब इनका आंसर एक कहानी जैसा है, एक छोटे बच्चे जैसा, तो इनके लिए 2 मार्क्स से ज़्यादा देना भी सही नहीं रहेगा। इनको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेंटेंस फॉर्मेशन, शब्द लेखन और साथ ही कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट में भी इनके पास ऐसा लग रहा है कि बस कोई कंटेंट नहीं है, उन्होंने बस लिख दिया है, तो बहुत सारी इनमें ज़रूरी है सुधार की। तो इन तीनों कॉपियों को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल जानकारी मिल जाएगी क्या वीकनेस है और क्या चाहिए है। तो आप हमारे साथ अगर लिखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी हम आज की क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। जय हिंद।